जी अस्सलाम वालेकुम, कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 52। आज के लेक्चर में चैप्टर 9 हमने कंप्लीट कर लिया था, उसके कुछ क्वेश्चंस है वॉल्यूम 1 के, वो क्वेश्चंस हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 10 में आज हमारे जो दो कंसेप्ट्स हैं वो केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से तो अहम नहीं है, लेकिन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन में आ सकता है और बेसिक्स के तौर पे, यानी जो केस स्टडी की बेसिक्स हैं वो डेवलप करने के लिए आज का लेक्चर रेलिवेंट होगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले बताइए, प्रीवियस लेक्चर में आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं? प्रीवियस लेक्चर क्लियर है? समझ? सिर्फ वो एक चीज है जो उम्मीद तौर पे आपको समझ नहीं आएगी, आपने कोशिश भी नहीं करनी। अगर समझ ना आए, समझ आ गई तो ठीक, नहीं समझ आई, वो जो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी में जो सेकंड पैराग्राफ है ना, हाँ वो मटेरियलिटी फॉर पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, काउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर वाली बात, ठीक है, वो जो नेक्स्ट पेज में हमने स्टडी किया था, वो इसके ऊपर इतना जोर ना दीजिएगा, सिर्फ याद कर लें काफी है। बाकी आपको कंसेप्चुअली 3 तरह की मटेरियलिटी कंसेप्चुअली क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा जो है वो कौन सी? ओवरऑल मटेरियलिटी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, क्वालिटेटिव। ये 3 आपको ये केस स्टडी में भी यूज होगी, ठीक है। लेकिन वो जो पर्टिकुलर क्लास वाला था वो सिर्फ रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के लिए, डेफिनेशन के तौर पे। क्लियर जी? चल जी, जी 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 देखिए, इनका क्वेश्चन ये है कि मटेरियलिटी लेवल एकदम डिटरमिन हो जाए, रिवाइज हो सकता है। जैसे कल के लेक्चर में शायद मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर 5% ऑफ प्रॉफिट है मटेरियलिटी लेवल, वो सब्सिक्वेंटली हो सकता है कि 10% ऑफ प्रॉफिट हो जाए। इसकी रीजंस क्या हो सकती हैं? देखिए, रीजन हमने स्टडी की थी। अगर तो आप मुझसे कंसेप्चुअली रीजन पूछना चाहते हैं ना, तो उसकी रीजन ये होती है कि शायद रिस्क रिवाइज हो गया होगा, रिस्क कम हो गया होगा, इस वजह से उसने मटेरियलिटी लेवल को बढ़ा के 10% पे कर दिया। लेकिन एग्जाम में अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछे तो आप वो सारा क्वेश्चन उसको कंसेप्ट रिप्रोड्यूस करके देंगे कि रीजन फॉर वीन इन मटेरियलिटी, जिसमें पहले हम रूल बताते हैं कि अगर वो इन्फॉर्मेशन जिसकी बेस में मटेरियलिटी कैलकुलेट की गई थी, डिटरमाइन की गई थी, अगर वो रिवाइज हो जाए वो इन्फॉर्मेशन, तो हमारा मटेरियलिटी लेवल रिवाइज हो जाएगा। और उसके बाद 1 2 3 4 करके हमने वो पॉइंट्स उसको बताने हैं। क्लियर? अच्छा, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की डेफिनेशन के बाद एक कंसेप्ट था कि डिटरमिनेशन कैसे होती है। तो इसके 2 बड़े मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे डिटरमिनेशन के। पहला पॉइंट कौन सा था? प्रायर पीरियड, और दूसरा कौन सा था? एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट, यानी जो रिस्क वगैरह क्या है इसमें। बिल्कुल ठीक है, स्टार्ट करें जी आज का क्विज। चलिए जल्दी से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप समझते हैं कि ये एक्टिविटी यूजफुल है, मतलब इससे रिवीजन हो जाती है आपकी? ठीक है, क्योंकि मैंने भी देखा पहले जब मैं आया करता था तो मम्मी तौर पे क्लास के शुरू के जो 5-7 मिनट ना, जिसमें अगर टीचर 5 मिनट लेट है तो कोई ना कोई वो मोबाइल वगैरह पे खेल रहे होते थे, कोई इधर उधर की एक्टिविटी। लेकिन अब मैंने देखा पढ़ रहे होते, तो मैंने कहा चलिए आपका भी फीडबैक ले लो। शाबाश, अच्छी बात है। हाँ, 100 रुपये में बड़ी ताकत है। चले भाई, आपकी पढ़ाई में ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट। What factors should an auditor consider to determine if a misstatement is material? Auditor's professional judgment, size and nature of misstatement, the company's market position, the time of the year, size and nature of misstatement। वैसे प्रोफेशनल जजमेंट भी अप्लाई होती है, लेकिन ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, क्योंकि सारी की सारी ऑडिटर की जजमेंट में मटेरियलिटी डिपेंड नहीं करती, अमाउंट्स को भी कंसीडर किया जाता है। तो सिर्फ साइज गलत, सिर्फ नेचर गलत, साइज एंड नेचर दोनों तकरीबन सबने ठीक जवाब दे दिया। बेहतरीन। सेकंड क्वेश्चन ये रहा जी। When should materiality be revised? When team changes, या when there is change in management, या when new information and evidence is obtained? ये जब न्यू इन्फॉर्मेशन या एविडेंस ऑब्टेन होता है। When there is change in management, नहीं, मैनेजमेंट का मटेरियलिटी से ताल्लुक नहीं है। जब चेंज इन मैनेजमेंट होगी तो शायद इस वजह से हमारा ये डिसीजन इफेक्ट हो कि हमें एंगेजमेंट लेटर रिवाइज करना चाहिए कि नहीं, रीइशू करना चाहिए कि नहीं। मे भी हमारी प्लानिंग भी चेंज हो जाए, मैनेजमेंट चेंज हो, क्योंकि मे भी न्यू मैनेजमेंट इतना कंपिटेंट वगैरह ना हो। लेकिन मटेरियलिटी लेवल में ये रेलिवेंट फैक्टर, जो ज्यादा रेलिवेंट फैक्टर है, ज्यादा स्ट्रांग, वो कौन सा है? मैं न्यू इन्फॉर्मेशन, किसी भी किस्म की न्यू इन्फॉर्मेशन आ जाए, ठीक है। आप सोचेंगे मे बी आप इसको भी लिंक कर पाए कि जब मैनेजमेंट चेंज हो, इस वजह से शायद न्यू मैनेजमेंट इतना कंपिटेंट नहीं है, इंटेग्रिटी नहीं है, उस वजह से हमारा रिस्क ऑफ फ्रॉड या रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट बढ़ जाएगा, उस वजह से रिस्क बढ़ने की वजह से मटेरियलिटी लेवल रिड्यूस हो सकता है। इनडायरेक्टली ये घुमा फिरा के एक एग्जांपल आ सकती है आपके जहन में, लेकिन ये उससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। इसका मतलब होगा सिर्फ मैनेजमेंट चेंज होने की वजह से मटेरियलिटी नहीं, ये कह रहा है कोई भी इन्फॉर्मेशन जिसके ऊपर मटेरियलिटी डिपेंड कर रही थी वो चेंज हो जाए। जैसे ये अंडरस्टैंडिंग कि कंपनी प्रॉफिट ओरिएंटेड है, प्रॉफिट ओरिएंटेड मटेरियलिटी लेवल डिफरेंट है, नॉट फॉर प्रॉफिट के बेंचमार्क डिफरेंट है। इसी तरह रिस्क है, इसी तरह यूजर्स कौन से कितने हैं। तो ये बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो मटेरियलिटी पे इफेक्ट कर रही होती है। कोई भी चेंज हो जाए मटेरियलिटी लेवल रिवाइज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा जी आपका। स्मॉल एरर है, auditor discovers small error that converts company's reported profit to loss. How should this be addressed? Ignore as it is minor error, notify the internal audit team, document as significant misstatement, या revise the overall audit plan। बताइए क्या होना चाहिए?
डॉक्यूमेंट एज ए सिग्निफिकेंट मिसस्टेटमेंट। सिग्निफिकेंट बेसिकली उसने मटीरियल के तौर पे यूज किया है, ठीक है। ये मटीरियल होना चाहिए, इसको मटीरियल ट्रीट करना। सिग्निफिकेंट आपको बताया था ना, लफ्ज सिग्निफिकेंट हम या मेजर यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? मटीरियल। तो ये मटीरियल मिसस्टेटमेंट के तौर पे क्यों? क्योंकि ये क्वालिटेटिव है। क्या क्वालिटेटिव में ये एग्जांपल थी? शायद हमसे बताइए क्वालिटेटिव मटीरियल के एग्जांपल कितने स्टूडेंट्स को याद है? सबसे बताना है। चलिए 50% के करीब याद, अच्छी बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 ये रहा जी क्वेश्चन 4। कंपनी हैज इनकर्ड लॉसेस, इसका मतलब है प्रॉफिट नहीं होगा बेंचमार्क। एंड द प्राइमरी यूजर्स आर बैंकर्स, तो ये भी बताता है कि प्रॉफिट नहीं होगा। तो एसेट्स या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हो सकता है, रेवेन्यू प्रॉफिट। तो व्हाट बेंचमार्क शुड बी यूज्ड फॉर मटीरियलिटी? प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो नहीं होगा, टोटल रेवेन्यू भी हो सकता है, नेट एसेट भी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन भी हो सकते हैं। मैं इन तीनों को करेक्ट कर रहा हूं मैम। क्या प्राइमरी यूजर्स बैंक है तो नेट एसेट चले, टोटल रेवेन्यू नहीं होगा, टोटल रेवेन्यू चले नहीं होगा, लेकिन नेट एसेट तो हो सकते हैं। नेट एसेट एंटिटीज विद एक्सेसिव बोरोइंग में टोटल एसेट में भी है। तो बोरोइंग किसे करते हैं? रेवेन्यू में एग्री करता हूं, रेवेन्यू का बैंक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन दोनों को तो मैं करूंगा। ये तो नेट एसेट बिल्कुल सही कंसेप्ट। वोटिंग शोटिंग नहीं, वोटिंग जाहिर है ये पता ही है, वोटिंग है, सेल्फ रिव्यू थ्रेड है, जिसने जो ऑप्शन दिया उसको उसी के ऊपर वोटिंग करवा दें। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 ये रहा जी। What would be auditor's response to discovering non-compliance with legal requirement? Ignore if immaterial in size. Treat as qualitatively material. Focus on financial performance only. Adjust financial ratios. Treat as qualitatively material. B option correct है। सब बेहतरीन, सबका ठीक तकरीबन। Question 6 ये राज। What is the role of materiality in risk assessment procedures? Use होता है risk materiality के uses में risk assessment procedure था। To evaluate fact of uncorrected misstatement, ये तो reporting stage वाला था। To form overall opinion on audit board, ये भी reporting वाला था। To influence the economic decision, ये materiality की definition है। To determine nature, timing and extent of procedure, ये है role। शाबाश। Economic decision user, ये तो basically materiality determine करने का role है। Definition में वो बताता है। Specifically risk assessment procedure में बताना था, overall materiality का नहीं बताना था। Specifically किसका? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का बताना था। तो ये डी ऑप्शन है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7 ये रहा जी। Which scenario would require qualitative materiality? Misstatement factoring cash flows, misstatement factoring key ratios, की रेशियो। शाबाश। अच्छा, की रेशियो की एग्जांपल बता सकते हैं? डेट कोफिशिएंट में जो रेशियो लिखी जाती हैं वो की रेशियोज हैं, जैसे करंट रेशियो, जैसे डेट इक्विटी रेशियो। ये हाँ बिल्कुल, यानी इन शॉर्ट आपने जो रेशियोज, रेशियो एनालिसिस का टॉपिक पढ़ा आपने, वो सारी की रेशियोज हैं तो आपको सिखाई जाती है ना, वरना तो आपका रेशियो और भी सैकड़ों टाइप्स की रेशियोज हैं। आप समझ रहे हो, वो 15-20 आपको सिखाई गई हैं, टोटल वही रेशियो नहीं, रेशियोज और भी बहुत सी टाइप्स की हैं। ये जो रेशियो सिखाई जाती है सारी की रेशियोज ही हैं, लेकिन ये अब ये पर्सन या यूजर टू यूजर वेरी करता है। जैसे अगर यूजर होगा शेयर होल्डर, उसके लिए नेट प्रॉफिट रेशियो की रेशियो होगी, या उसके लिए डिविडेंड पे आउट रेशियो की रेशियो होगी। ये बैंकर होगा उसके लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो, ये अहम होगी, क्योंकि लिक्विडिटी पोजीशन की ऊपर फोकस करना है, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर नहीं। तो ये मिस स्टेटमेंट फैक्टरिंग की रेशियोज, ये है क्वालिटेटिवली मटेरियल। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन 8 हाउ डज मटेरियलिटी इंपैक्ट, ये क्या हो गया? ओके 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 ओके, हाउ डज मटेरियलिटी इंपैक्ट द ऑडिट एट रिपोर्टिंग स्टेज टू डिटरमिन नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। और ये तो शुरू में होता है, प्लानिंग में होता है, रिपोर्टिंग में थोड़ी होगा। इवैल्यूएट इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, ये रिपोर्ट टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, भाई ये भी प्लानिंग स्टेज में होता है, वो रिपोर्टिंग स्टेज में पूछ रहा है। रिपोर्टिंग को अंडरलाइन करना था आपने, नोट करना था उसे। नन नो इंपैक्ट ऑन रिपोर्टिंग स्टेज, यानी मटेरियलिटी का रिपोर्ट में कोई इस्तेमाल ही नहीं, तो किया किस लिए भाई उसको? ऐसे ना करें,
इससे मुझे इतनी शिकायतें, इनसे भी इतनी शिकायतें, ये तो ऑडिट को ला के रख दिया इन 4 बच्चों ने। कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में हो जाता है। इवैल्यूएट इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड इमेज स्टेटमेंट कि वो मटेरियल है कि नहीं। ये तो वो यूज है जो पूरे चैप्टर 4 में हम करते रहे हैं, पूरे चैप्टर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 ये रहा। In which situation is materiality more likely to be revised? Increase in stock price, change in writer's understanding of the entity. Okay. कोई एक सिचुएशन और बता सकते हैं जिसमें मटेरियलिटी रिवाइज होती हो? रेस, चेंज इन बिजनेस, एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट फ्रॉम ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? मुझे याद आ गया कंसेप्ट। ड्राफ्ट वो होती है जैसा था ना आपका रफ वर्क रफ। तो जो जब हम कोई भी ऑडिट रिपोर्ट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल करने से पहले उसका एक रफ निकालते हैं, उसे बोलते हैं ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब है फाइनल नहीं है। जैसा था ना फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट का मतलब फाइनल नहीं है। फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो होती है जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन कर देते हैं, और फाइनल ऑडिट रिपोर्ट वो होती है जिसको ऑडिटर साइन कर देता है। जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या ऑडिट रिपोर्ट को मैनेजमेंट या डायरेक्टर ने अभी साइन नहीं किया हुआ ना, वो ड्राफ्ट कहलाती हैं, यानी समझ ले रफ, या इसे क्या कहना चाहिए कि प्रोविजनल है, फाइनल नहीं है। तो चेंज इन राइट अंडरस्टैंडिंग करेक्ट। नेक्स्ट 10 ये रहा। How should I write a document? A revision in materiality. क्या क्या डॉक्यूमेंट करना चाहिए? रिकॉर्ड न्यू एविडेंस जिसकी वजह से मटेरियलिटी रिवाइज हुई और उसका इंपैक्ट। ओके ठीक है, हो गया। छोटे छोटे मसलों पे परेशान ना हो जाया करें, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 11 ये रहा। Why is performance materiality set lower than materiality for financial statement as a whole? To increase audit fees, या to ensure auditors compliance, या to reduce risk of aggregate misstatement, या to simplify the audit process, to reduce the risk that aggregate misstatement exceeds, इसके आगे क्या लिखा? Materiality for financial statement as whole। इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट किया जाता है और लोअर लेवल पे सेट किया जाता है, ताकि जो एग्रीगेट है अनकरेक्टेड वो ओवरऑल से ना बढ़ सके। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को ओवरऑल से कम सेट किया जाता है ना, कम लेवल पे। क्यों? ताकि इंडिविजुअली इमटेरियल का एग्रीगेट भी इमटेरियल ही रहे, वो ओवरऑल मटेरियलिटी से एक्सीड ना करे। क्वेश्चन 12 ये रहा। एंगेजमेंट रिस्क, ये भी था कुछ, ये कहां था? engagement risk affect performance materiality? No effect. It decreases performance materiality, it simplifies performance materiality. अच्छा, इंक्रीज एंगेजमेंट रिस्क में साफ लगा लूं। एंगेजमेंट रिस्क से मुराद ऑडिट रिस्क है, क्योंकि हमारी एंगेजमेंट ऑडिट है। रिस्क बढ़ गया, रिस्क और मटेरियलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप है, तो रिस्क बढ़ गया, मटेरियलिटी डिक्रीज होगी, मटेरियलिटी डिक्रीज होगी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी में डिक्रीज होगी। यहां मार खा गए। छोटा भाई भी छोटा होगा, बड़ा भाई छोटा होगा, छोटा भाई भी छोटा होगा। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये रहा। ये दोनों ठीक नहीं है। हाँ, रिस्क इंक्रीज हुआ है ना, तो मटेरियलिटी रिवाइज होगी। प्रोसीजर बढ़ते हैं, कम नहीं होते। यहां अगर इंक्रीज ऑडिट में लिखा था वो ठीक होता, तो रिवाइज मटेरियलिटी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन ये रहा।
When the industry standards for materiality is stricter due to frequent regulatory changes, how should an auditor respond? Frequent regulatory changes हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा रिस्क क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हमने रिस्क ज्यादा कर रहा है तो मटीरियलिटी लेवल क्या होगा? रिस्क ज्यादा। इससे ये आपको समझ आ रही है कि रिस्क ज्यादा है? भाई रिस्क ज्यादा है, समझ आ रही है? तो फिर परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कम होगा। अच्छा ये क्यों गलत है? 25 एडजस्ट परफॉर्मेंस मटीरियलिटी बेस्ड ऑन ऑडिट डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये रिस्क बढ़ रहा है। उसने जब स्पेसिफिक आपको रीजन बता दी तो आपको भी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी में बता देना चाहिए कि वो रिड्यूस होगा। जब स्टेटमेंट में इंक्रीज या डिक्रीज बता दे तो आंसर में भी स्पेसिफिक होना चाहिए आपको, इंक्रीज डिक्रीज। जनरल टर्म यूज नहीं करनी चाहिए, ये चेंज किया जाएगा। मटीरियलिटी लेवल रिस्क चेंज, मटीरियलिटी लेवल चेंज, ये स्टेटमेंट ठीक है। रिस्क इंक्रीज, मटीरियलिटी लेवल चेंज, ये गलत है, क्योंकि रिस्क इंक्रीज तो मटीरियलिटी लेवल रिड्यूस लिखना है। चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपर्स की तरफ। कैलकुलेट कर रहा है फातिम भाई की आज फिर पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन होगी मुझे लगता है। हाँ फातिम भाई, शाबाश। फातिम भाई हाइब्रिड में बैठे हैं, उनको देख। फिर सेकंड पोजीशन कितनी है? सेकंड पोजीशन दीजिए, ये दीजिए। थर्ड पोजीशन जी जी ठीक है, थर्ड हाइब्रिड में भी आते हैं। फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, शाबाश। सेवंथ पोजीशन, एट्थ पोजीशन, नाइन्थ पोजीशन, 10th पोजीशन। ये हाइब्रिड क्लास में जरा फातिम भाई मुझे खड़े होकर दिखाएं, फातिम भाई को जरा हम। शाबाश फातिम भाई, शाबाश, बैठ जाए, शाबाश, जज़ाकल्लाह मेरे भाई, गुड। चलिए अब चलते हैं, हम पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। चैप्टर 9 के कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे, वैसे तो इजी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी एक दफा डिस्कस कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्विकली रिवाइज भी हो जाए इसी बहाने। ठीक है, ये देखिए ये सारी एक्टिविटीज होती है ना डिफरेंट, ये इसलिए है ताकि आपकी रिवीजन बार बार होती रहे। कभी असाइनमेंट के जरिए से, कभी टेस्ट के जरिए से, कभी क्लास क्विज के जरिए से, वो कभी इसके अलावा ब्रेनस्केप के जरिए से, और कभी माइंड मैप के जरिए से। तो ये सारे डिफरेंट है ताकि रिवीजन साथ साथ होती रहे, लास्ट मंथ में प्रॉब्लम ना आए आपको। क्वेश्चन 1, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 300 रिवाइज प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेट्स दैट एन ऑडिटर मस्ट प्लान द ऑडिट। वो अजीब बात कर गया, वो कह रहे हैं ऑडिट को प्लान करने की जरूरत है। क्या वाकई प्लान करने की जरूरत है? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू प्लान एन ऑडिट? क्या लिखेंगे? क्यों प्लानिंग क्यों जरूरी है? ये से पूछ ले, इसको नहीं पता होगा प्लानिंग क्यों जरूरी, क्यों जरूरी है? देखा प्लानिंग क्यों जरूरी है? एप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ ऑडिट टीम, शाबाश। और कंप्लीट द एंगेजमेंट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। आप पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को टाइमली आइडेंटिफाई कर लेना, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। भाई ये क्वेश्चन समझ आ गया? सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान। क्या सिर्फ डेफिनेशन लिखनी चाहिए कि उसके अंदर जो ऑडिट स्ट्रेटजी में जो जो चीजें होंगी, ऑडिट प्लान में जो वो भी लिखनी चाहिए? नंबर पे डिपेंड करता है, 4 नंबर है। डेफिनेशन लिख दें और थोड़ा सा हेडिंग सिर्फ लिख दें एलिमेंट्स में। लेकिन जैसे ही मैंने पार्ट बी पढ़ा मैं हैरान रह गया। पार्ट बी में क्या है? आइडेंटिफाई द मैटर्स व्हिच आर यूजुअली डिस्कस्ड एंड एक्सप्लेन्ड इन ईच ऑफ द अबव डॉक्यूमेंट्स। वो कह रहा है मुझे कंटेंट्स बताओ जो कि ऊपर वाली डॉक्यूमेंट्स में डिस्कस हुए हैं। तो जब एलिमेंट्स पार्ट बी में पूछ लिए कंटेंट्स डॉक्यूमेंट के, उसका मतलब वो पार्ट ए में, भाई जो चीज पार्ट बी में पूछे उसे पार्ट ए में इंक्लूड नहीं करना, ये पता है ना आपको? कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान? वही, लेकिन अब की बार इसमें एग्जांपल्स भी लिख दें डेफिनेशन के साथ। शाबाश, बे समझ आ गया? लिख लेंगे डिफरेंस स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान में। मेरा नहीं ख्याल कितने स्टूडेंट्स लिख लेंगे? जी भाई क्या फर्क है? ऑडिट स्ट्रेटजी की डेफिनेशन सुनाए। ऑडिट स्ट्रेटजी सेट्स स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ और ऑडिट प्लान क्या है? इंक्लूड नेचर, टाइमिंग एंड एक्शन। पार्ट बी में कह रहा है यू हैव बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ ए कंपनी व्हिच वाज प्रीवियसली ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर। अच्छा, प्लानिंग में ये मुझे इससे आ गया एडिशनल प्लानिंग कंसीडरेशन। इनिशियल ऑडिट में एडिशनल प्लानिंग कंसीडरेशन है। अगर ऑडिट रिपोर्ट का क्वेश्चन होता मेरे ज़हन में आ गया था अदर मैटर पैराग्राफ। अदर मैटर के हमसे तो मैटर, न्यू ऑडिटर आया अदर मैटर। लेकिन यहाँ कह रहा है बीइंग ए न्यू क्लाइंट व्हाट, लेकिन लिखना क्या है? ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बताएगी। What additional consideration would you take into account while performing the planning activities prior to commencement of the audit? इसमें 2 अल्फाज अंडरलाइन करें, एक अपॉइंटेड, फिर एडिशनल और फिर प्लानिंग। अपॉइंटेड से पता चला इनिशियल ऑडिट है। क्या इनिशियल ऑडिट में प्लानिंग उतनी ही होनी चाहिए जितनी रिकरिंग ऑडिट में होती है, कि ज्यादा होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है,
तो क्या क्या एक्टिविटीज ज्यादा परफॉर्म करनी है हमने? एक्सेप्टेंस प्रोसीजर, प्रेडिसेसर का कम्युनिकेशन, फिर ओपनिंग बैलेंस की वेरिफिकेशन, मेजर इश्यूज, और फिर अगर फर्म के क्वालिटी कंट्रोल्स के मुताबिक कोई मजीद भी स्टेप रिक्वायर्ड हुआ वो भी परफॉर्म करना है। 4. ब्रीफली डिस्कस द की बेनिफिट्स व्हिच मे अराइज ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वर्क बिटवीन इंटरिम एंड फाइनल ऑडिट। अपने टोटल काम को इंटरिम और फाइनल में डिवाइड करने से क्या फायदा मिलता है? बर्डन कम हो जाता है, रिपोर्ट जल्दी तैयार हो जाती है। ओके 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 ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ये हमने कर नहीं लिया था 5 और 6, 7 भी कर लिया था, 8 नहीं। डिस्कस द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एंड द पर्पस फॉर व्हिच इट इज यूज्ड। अच्छा, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की डेफिनेशन में ही उसका पर्पस है। ये मेरा भाई मुझे बताएगा रेड शर्ट में, भाई परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की डेफिनेशन में ही इसका पर्पस है ना, तो इसका पर्पस बताइए। नो डेफिनेशन होती है ना, पर्पस क्या मेरा भाई बता दे यार। वो आई कैप आपको पता भी नहीं आपके साथ क्या सलूक करेगा। मेरे भाई ये बहुत मासूम है, इनोसेंट मेरा भाई। डेफिनेशन नहीं आती परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की डेफिनेशन, ये मेरा भाई। हाँ, ये तो मुझे लगता है किसी कंपनी का सीईओ है या किसी सीए फर्म का मैनेजर। ये भाई बताएगा, शाबाश। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, हाँ, मटेरियलिटी लेवल वो होता है जो फाइनेंशियल लेवल पे होता है, उसको डिफरेंट एरिया में तोड़ना, ये है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। ये लिखेंगे और आईकैप बहुत खुश होगा, पूरे नंबर देगा आपको। क्या करेगा? एनओसी दे देगा। नहीं मजाक कर रहा हूँ, इंशाल्लाह नहीं। लेकिन मेरा भाई क्यों नहीं याद किया? मेरे भाई ये भी तैयारी करें और वो भी तैयारी करें, दोनों तरह की तैयारी करनी होती है एग्जाम के लिए। अब क्या पूछूं मैं आपसे, खुद भी शर्मिंदा होंगे, मुझे भी शर्मिंदा करेंगे। बहरहाल इसमें डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है? वो डेफिनेशन जो हमने याद नहीं की। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 10, ये सर में ना सिर्फ ये कि इस चैप्टर का केस स्टडी बेस्ड टेस्टिंग है, बल्कि ये नेक्स्ट चैप्टर की बेस है, क्योंकि इसी के अंदर रिस्क असेसमेंट भी आपसे करवा रहा है, लेकिन बहुत सिंपल लेवल पे। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ट्रांजिशन के लिए, इस चैप्टर से नेक्स्ट चैप्टर में मूव करने के लिए। तो आइए जरा इसको पढ़ते हैं। पहले तो हम इसकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं और ये अंदाजा लगाते हैं कि इसमें से कितनी रिक्वायरमेंट ऐसी हैं जो कि रिप्रोडक्शन वाली हैं। ठीक है, इस पे अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें तो मैं इसका फॉन्ट साइज ना बढ़ा दूं कि ठीक है? बुक से पढ़ लें आप, लेकिन मुझे सिर्फ आप चंद सेकंड दीजिए, मैं भी इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूं। ओह, चलिए स्टार्ट करते हैं आप। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, इन व्यू ऑफ द दीज डेवलपमेंट्स यू हैव टू प्रिपेयर ए ब्रीफ रिपोर्ट फॉर द मैनेजमेंट व्हिच शुड इंक्लूड द फॉलोइंग। व्हाट इज मटेरियलिटी? ये तो हमें पता है। किसकी डेफिनेशन पूछ रहा है? ओवरऑल मटेरियलिटी की, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की, क्वालिटेटिव की, के मटेरियलिटी फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन वाली। ओवरऑल, जब कुछ मेंशन नहीं तो इसका मतलब ओवरऑल। क्या ये केस स्टडी का क्वेश्चन है? नहीं। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑडिटर अंडर आईएसएस? ये मटेरियलिटी क्यों अहम है? मटेरियलिटी का क्या इस्तेमाल है? मटेरियलिटी के बेनिफिट्स क्या हैं? केस स्टडी का क्वेश्चन नहीं है। यूजेस ऑफ मटेरियल क्या है? क्यों अहम है? भाई इसकी इस्तेमाल करते हैं हम ऑडिट में, कैसे करते हैं वो बता देंगे। यूजेस ऑफ मटेरियलिटी, ये भी रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, केस स्टडी नहीं है। डन। बी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियलिटी एंड ऑडिट एंड हाउ डज इट इंपैक्ट ऑन ऑडिट? क्या रिलेशनशिप है? ये कैसे इफेक्ट करता है ऑडिट को? रिस्क इंक्रीज, रिस्क इंक्रीज तो मटेरियलिटी डिक्रीज कम, और प्रोसीजर ज्यादा, और रिस्क डिक्रीज इंक्रीज, प्रोसीजर। अब ऐसे करें या पहले मटेरियलिटी को लिख के बाद में रिस्क के साथ कर ले, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अल्टीमेटली इफेक्ट उसने ना सिर्फ रिस्क मटेरियलिटी का पूछा, बल्कि इनका इफेक्ट ऑडिट से बड़ा, ऑडिट प्रोसीजर पे क्या होगा ये भी पूछा। ये भी रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन था, केस स्टडी नहीं थी। अग्रीड। डू यू कंसीडर द एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट रेंज और मटेरियल? एक्सप्लेन विद रीजन। बता रहा है कि क्या मटेरियल, अब ये हमें पढ़ना पड़ेगा।
और फिर द की ऑडिट रिस्क एरियाज फॉर द ईयर एंडिंग जून 30 2010 विद ब्रीफ रीजन। की ऑडिट रिस्क एरियाज क्या होंगे ये भी आपको रीड करना पड़ेगा। तो आइए रीड करते हैं। 5 Star Foods International Limited is a producer and manufacturer of wide range of food products including daily use items such as jams, marmalade, jellies, cereal and few specialized food products for diabetic and heart patients। यहां तक वो हमें बता रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, पहला यहां पे रिस्क आइडेंटिफाई होता है। क्या रिस्क? पेरिशेबल। जब भी क्लाइंट की इन्वेंट्री या तो पेरिशेबल गुड्स होंगी या टेक्नोलॉजी फैशन बेस्ड गुड होगी, तो याद रखिए ये टाइम गुजरने के साथ ऑब्सोलीट हो जाते हैं। इनमें ऑब्सोलीट होने का रिस्क ज्यादा होता है। पेरिशेबल गुड्स और टेक्नोलॉजी या फैशन बेस्ड गुड्स, और दूसरा एक और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मे भी कोई और भी इस तरह की नेचर ऑफ प्रोडक्ट हो, तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि इस तरह की इंडस्ट्री में ऑब्सोलीट स्टॉक का रिस्क ज्यादा। तो पहला हमारा रिस्क क्या हो गया कि कुछ ना कुछ ऑब्सोलीट स्टॉक होगा। बल्कि एक केस स्टडी शायद आपने की भी थी गोइंग कंसर्न वाली, जिसमें वो रेस्टोरेंट था, फूड रेस्टोरेंट, और कुछ आइटम ऐसी थी पता चला था कि वो एक्सपायर्ड आइटम यूज कर रहे हैं। तो हमने तो उसको गोइंग कंसर्न के साथ भी लिंक कर दिया था, क्योंकि वो एक्सपायर्ड आइटम यूज करने का मतलब इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है, वो डायरेक्टली उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता था। तो फूड इंडस्ट्री जो है कहीं पे भी हो, इसमें ऑब्सोलीट आइटम का रिस्क है। एग्री करते हैं? इससे यहां पे रिस्क सामने आए, इसे बोलते हैं रिस्क असेसमेंट। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या कहलाता है? प्रैक्टिकली ये इन्फॉर्मेशन हमें क्लाइंट ने खुद बना के नहीं दी होगी, हमने कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करके, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन वगैरह, एनालिटिकल प्रोसीजर, ये प्रोसीजर परफॉर्म करके इन्फॉर्मेशन निकाली होगी। तो जब हम वो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे थे, वो हम कर रहे थे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जिससे हम ये इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई हुई। अब हम क्या कर रहे हैं? इस इन्फॉर्मेशन से रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो पहला रिस्क एग्री करते हैं, आइडेंटिफाई। ये इस तरह आपको केस स्टडी में देगा, इन्फॉर्मेशन देगा, आपसे कहेगा रिस्क आइडेंटिफाई करें। और ये कैफ लेवल पे मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल है। एक स्किल ये है कैफ लेवल पे, देखिए चैप्टर बहुत से आप पढ़ने याद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने जितनी भी स्किल सीखी है उनमें 2 स्किल सबसे अहम है, प्रैक्टिकली भी एग्जाम पॉइंट। नंबर 1, कोई भी सिचुएशन आपके सामने आए आप इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बता सके। नंबर 2, कोई भी सिचुएशन आपके सामने आए आप बता सके कि क्या इसमें कोड ऑफ एथिक्स की वायलेशन हो रही है कि नहीं हो रही। यानी इन शार्ट चैप्टर 4 और चैप्टर 7 अभी तक के सारे ऑडिट में सबसे अहम है। बाकी भी अहम है, क्वेश्चन भी आएंगे इनमें से, बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन जिसे कहना चाहिए जो स्किल रिक्वायर्ड है आई कैप को, ठीक है, वो ये है कि कोई भी सिचुएशन में इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बता सके, और दूसरे नंबर पे कोई सिचुएशन सामने आए तो कोड ऑफ एथिक्स की वायलेशन हो रही है कि नहीं ये बता सके। तीसरी स्किल जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कि कोई इन्फॉर्मेशन आपके सामने आए ना, तो आप उसमें अगर कोई रिस्क आइडेंटिफाई हो रहा है आप वो आइडेंटिफाई कर सके। उस इन्फॉर्मेशन में अगर कोई रिस्क है आप वो आइडेंटिफाई कर सके। तो यहां तक क्या रिस्क आइडेंटिफाई हो रहा है कि डिफरेंट ये मेडिकल नेचर की फार्मास्यूटिकल टाइप प्रोडक्ट भी हैं, पेरिशेबल गुड्स भी हैं, इनके ऑब्सोलीट होने का रिस्क ज्यादा है, कुछ ना कुछ स्टॉक ऑब्सोलीट होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए बेसिक लेवल पे कंसेप्ट को आगे लेके चलते हैं, रिस्क आइडेंटिफाई करें तो यहां तक पढ़ के आप ये ऑब्सोलीट स्टॉक का रिस्क आइडेंटिफाई हो जाता है। दूसरा सवाल मेरा ये है, ये इंफॉर्मेशन पढ़ के मुझे ये शक गुजरा कि कुछ ना कुछ स्टॉक ऑब्सोलीट होगा। अब इसको कंफर्म करने के लिए, यानी ये देखने के लिए कि वाकई ऑब्सोलीट स्टॉक है कि नहीं है, तो कितना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेगा। इसको एग्जामिनर नाम देता है प्रोसीजर्स टू एड्रेस रिस्क। क्या नाम देता है? प्रोसीजर्स टू एड्रेस रिस्क। क्या आप कोई एक प्रोसीजर बता सकते हैं टू एड्रेस रिस्क? पेरिशेबल गुड्स का शाबाश, फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान में ऑब्सोलीट आइटम को अलग आइडेंटिफाई कर, ये भी ठीक है। दूसरा, जिनके साथ एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, सैंपल बेस पे इन्वेंट्री में एक्सपायरी डेट्स को चेक करते जाएं, जिनकी एक्सपायरी डेट गुजर गई है वो आपका, ठीक है, उसको बाद में उसके अंदर भी वेरी गार्ड करना है। देखिए तरतीब से सोचें, पहले हमने उस स्टॉक को, सबसे पहले तो शक गुजरा में रिस्क से कि ऑब्सोलीट आइटम हो सकती है, फिर कंफर्म करने के लिए हमने कि वाकई है या नहीं और कितनी ऑब्सोलीट आइटम्स हैं, हमने कुछ प्रोसीजर परफॉर्म किए। इन प्रोसीजर को परफॉर्म करने के बाद हमें कुछ ऑब्सोलीट स्टॉक मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेज पे उसको हमने एनआरवी पे राइट डाउन करना है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं चाहता हूं आप तरतीब से सोचें, ये रिस्क असेसमेंट में तरतीब से सोचना अहम है। जितना ज्यादा लॉजिकल सोचेंगे, रिस्क आइडेंटिफिकेशन भी और रिस्पॉन्स टू रिस्क भी होता रहेगा। ये समझ लीजिए मैं चैप्टर स्टार्ट कर दिया हुआ है, ये ना समझिए चैप्टर 9 है, ये चैप्टर 10 पे समझे, पहुंच गए आप। आगे चलें जी। द कंपनी हैज सेट अप 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, वन इन कराची एंड द अदर इन लाहौर। इसमें बताइए कोई रिस्क आइडेंटिफाई होता है? ये मेरे ख्याल में तो वैसे इसमें कोई रिस्क आइडेंटिफाई नहीं होता, लेकिन एक भाई ने रिस्क आइडेंटिफाई किया है हल्का सा, तो इसे मैं कह देता हूं कि ये रिस्क है तो सही, लेकिन थोड़ा कम है, सिग्निफिकेंट नहीं। शाबाश। ये इन्होंने कहा सर डिफरेंट लोकेशन पे इनका स्टॉक अगर पड़ा हुआ है ना, कराची में भी लाहौर में भी, ऑडिटर के लिए एक ही वक्त में इसे वेरीफाई करना मुश्किल होगा। हाँ ठीक है, लेकिन ऑडिटर के पास तरीके होते हैं, ये बात इनके ठीक है, मुश्किल होगा। मैं इसको एक बड़ा सिग्निफिकेंट रिस्क के तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन एक छोटे रिस्क के तौर पे एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो अगर ये बाकी रिस्क है, क्लाइंट की इन्वेंट्री बहुत सी लोकेशंस पे है, इस रिस्क को, अब अगला स्टेप हमारा क्या है जरा बताइए। तो रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया आपने, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली, उससे आपने रिस्क एक आइडेंटिफाई किया
कि बहुत सी लोकेशन है क्लाइंट की, इन पे इन्वेंट्री होगी आइटर के लिए, ये रेंट पे एक ही दिन स्टॉक काउंट करके मुश्किल होगा। इसका प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर टू एड्रेस रिस्क। अब देखिए आपकी अपनी अपनी जजमेंट है। अब ये देखिएगा यहाँ पे जजमेंट का इस्तेमाल आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। जब हम कहते हैं आडिट प्रोसीजर बेस्ड ऑन जजमेंट, आपके ख्याल में क्या करें? कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज कर ले। हमारा लाहौर ऑफिस, कराची ऑफिस वाले बंदे को कहे हम 31 दिसंबर को लाहौर ऑफिस, लाहौर वाली साइट पे फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, आप 31 दिसंबर को ही कराची वाली साइट को वेरीफाई कर देना। बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। और क्या हो सकता है? क्या चीज? वीडियो कॉल। हाँ शाबाश, ये भी हो सकता है कि अगर उस लोकेशन में हमारे लिए पहुंचना मुश्किल है तो हम 31 दिसंबर को लाहौर में बैठ के कराची वेयर हाउस से कहें कि वीडियो कॉल करवाए और हम वहां पे देखें स्टॉक मौजूद है कि नहीं, और कोई स्टॉक अगर हो तो उसे डब्बा खोल के भी दिखाए। इवन प्रैक्टिस में बहुत से आईटी टूल्स भी, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे कंपनीज जो सीए फर्म्स हैं उन्होंने ड्रोन्स भी बाय किए हुए हैं ताकि फिजिकल वेरिफिकेशन में इनको यूज कर सके। फिजिकल वेरिफिकेशन में ड्रोन, तो ये जो छोटी, ये तो है फिर छोटी मोटी एग्जांपल्स हैं, ये वीडियो कॉल कर ली, लेकिन ये यूज होती है। अच्छा एक और एग्जांपल है। अब देखें, वैसे तो ये आगे पड़ी होगी लेकिन मैं आपकी पहले जजमेंट एक्टिवेट करवाना चाहता हूं, फिर सिखाना चाहता हूं। अगर फर्ज कीजिए क्लाइंट ने आपको ये कहा सर, अब ये जो रिपीटर है वो आंसर ना दीजिएगा, जो फ्रेश स्टूडेंट है ना वही आंसर दे। क्लाइंट ने कहा सर 31 दिसंबर को आप यहाँ पे हमारी वाली लोकेशन का ऑडिट कर लें और 10 जनवरी को जाके कराची वाली का कर लें। हमने पूछा क्या ये 10 दिन में आप सेल परचेज बंद कर देंगे? उन्होंने कहा सर आप बिजनेस थोड़ा ही बंद होता है, सेल परचेज जाएगी। फर्ज कीजिए अब आपके पास यही ऑप्शन, आपका एक ही ऑफिस है और स्टाफ भी कम है, आप ना उधर कराची में कोई ऑफिस है ना स्टाफ भेज सकते हैं, और 10 तारीख को जाएंगे, 10 तारीख तक सेल परचेज हो चुकी है। अब क्या करेंगे? सोचिए, 10 जनवरी को जाके स्टॉक काउंट करेंगे, लेकिन वो तो 10 जनवरी का बैलेंस दे रहा होगा आपको। रिवर्स वर्किंग करेंगे। बेहतरीन। ये रिवर्स वर्किंग यानी जो 10 दिन की सेल है और 10 दिन की परचेज है, इसको रिवर्स करके, रिवर्स इंजीनियरिंग का कह ले, इसको रिवर्स वर्किंग कह ले। हम 31 दिसंबर के, क्या ऐसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कितने स्टूडेंट के दिन में ये सवाल आ गया था? शाबाश। ये मुझे ये याद है, काउंटिंग में हमारा क्वेश्चन होता था हमारे जमाने में, उसमें वो कहता था कि ये रेंट के बाद या ये रेंट से पहले स्टॉक काउंट हुआ है, ये रेंट का बैलेंस मालूम करें। अकाउंटिंग का क्वेश्चन होता था, उसमें आप होता है ये, हाँ, उसमें हम वो सेल और परचेज को रिवर्स और सेल्स का कॉस्ट ऑफ सेल्स करते थे। बिल्कुल ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 2 रिस्क हो गए, एक बड़ा एक छोटा। इससे हमें ये कंसेप्ट सामने आया कि रिस्क जब हमने आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एक होता है रिस्क आइडेंटिफाई, फिर उसके बाद हमने एक दूसरा स्टेप होता है रिस्क असेस करना। एक होता है रिस्क आइडेंटिफाई करना कि कितने रिस्क है, एक क्या होता है असेस करना कि कौन सा रिस्क छोटा है कौन सा रिस्क बड़ा है। एग्जाम में आपको बाज़ औक़ात उसने कहा होगा 5 रिस्क, आपके सामने 7 रिस्क होंगे, तो आपने क्या कितने करने हैं? फिर आपने उन के आइडेंटिफाई करने के बाद लिखने 5 है रिक्वायर्ड, 5 आइडेंटिफाई 7 कर लिए, क्या करें फिर असेस भी करें क्या कि कितने बड़े बड़े हैं वो लिखे। आगे चलते हैं। भाई ये प्रो समझ आ रही है ना? ऐसा ये मैं चैप्टर की तैयारी करा रहा हूं आपको 10 की रिस्क असेसमेंट। आगे चलते हैं। और साथ साथ अहम चीज प्रोसीजर भी, और जितने जजमेंट की देखें, इसमें अगर स्टूडेंट को याद करवाने को कहा जाए ना तो वो याद करना, ये चैप्टर याद तो इंतहाई मुश्किल होगा। ये मैं भी बता रहा हूँ आपको पहले, ठीक है, क्योंकि मैं ज़ाहिर आपको मोटिवेशन स्पीकर तो नहीं हूँ कि हर चैप्टर में कह दूंगा जी आसान है या आप कर सकते हैं, ये हो जाएगा ना। तो जैसी चीज है वो वैसी आपको बतानी है। तो चैप्टर 10 आपके लिए ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ये मुश्किल साबित होता है। आपके लिए ये या तो मुश्किल साबित होगा, सबसे मुश्किल, या सबसे आसान। अप्रोच का फर्क है। अप्रोच मैं भी आपको बता देता हूं, आगे आपकी मर्जी है। मैं दोनों तरह से आपको तैयारी करवा दूंगा। कुछ स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट की 2 टाइप्स होती हैं बड़ी। एक होती है वो कहते हैं सर ये बताए याद कहां से लेके कहां तक करना है, बाकी हम कर लेंगे, संभाल लेंगे, आप सिर्फ ये बता दें। तो उनको फिर हम क्या कहते हैं, भला ये वाला रिस्क है उसके लिए ये प्रोसीजर, ये वाला रिस्क है उसके लिए, वो कहते हैं ठीक है सर याद कर लेंगे। जैसे अगर आप देखें चैप्टर 10 पे, वॉल्यूम 1 है ना, चैप्टर 10 पे जाएं। चैप्टर 10 का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन सा है? डब्बे शब्बे बने होंगे उसमें, हाँ 4। आप देखिए इसमें रिस्क है और उसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, और इसके आगे उसने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 है भाई, 5 है जिसके ऊपर आपको लेना चाह रहा हूं। नहीं 4 नहीं, अभी जो समझाना कंसेप्ट वो 5 है। इसमें देखिए 5 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 ऑडिट रिस्क एंड रिलेटेड सब। ये आपकी पुरानी बुक होगी ना, पुरानी बुक वालों का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 ही होगा भाई। मुझे कोई आपकी पुरानी बुक किसकी है? 2-4 साल पुरानी सबके लिए करना पड़ता है। भाई आप पुरानी बुक में ये चैप्टर 11 है और नई बुक वालों का चैप्टर 10 है। ये तरतीब चेंज की है ना, किसी वजह से कोई हिकमत होगी। आगे जल्दी सब आगे पलटना, टाइम ज़ाया करा रहा है। इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 है। हाँ पुरानी बुक यानी 13th एडिशन वाले चैप्टर 11 लर्निंग, पुरानी बुक 13वें एडिशन वाले 12वें
यार उसे मुझे चाय पिला दे छोटा। 13th एडिशन किसके पास है? चैप्टर 11 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 और जो 14 लेटेस्ट एडिशन है चैप्टर 10 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5। इधर आ जाए, इधर जरा देखिए, आपको पहले वाले कॉलम में बोल रहा है इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन। ये कौन सी इंफॉर्मेशन होगी? आपके सामने ये इंफॉर्मेशन गिवन होगी। फिर आगे कह रहा है रिस्क एंड एक्सप्लेनेशन, कि इस इंफॉर्मेशन से अगर क्वेश्चन में ये आ जाए, इस इंफॉर्मेशन से क्या रिस्क सामने आता है, क्या रिस्क सामने वो ये रिस्क है। तो क्या है? ये रिस्क है। ये रिस्क व्हाट एंड व्हाई, यानी इंफॉर्मेशन ये होगी, उसमें ये रिस्क से मुराद कि इस एरिया में ये प्रॉब्लम। उससे आगे लिखा हुआ है की ऑडिट प्रोसीजर। ये क्या मिला? ये वो प्रोसीजर्स हैं जो आपने परफॉर्म करने हैं, जो आपने परफॉर्म करने हैं। अगर मैं आपके कंसेप्ट को रिलेट करवाऊं ना, तो जो इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन है ये है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। ये जो पहला कॉलम है ये क्या है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। ये जो दूसरा कॉलम है रिस्क एंड एक्सप्लेनेशन, ये है रिस्क आइडेंटिफाइड फ्रॉम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। समझ रहे हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है? भागदौड़ करना, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, और उसके बाद रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं ना भाई। मछलियां पकड़ने वाले ने समंदर में, दरिया में जाल डाला, समझ लीजिए जो उसका जाल डालना है ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है। फिर जब जाल खींचा और उसमें मछलियां आई, ये रिस्क आइडेंटिफाइड है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में हम प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, वो समझ लें मेहनत है हमारी। उस मेहनत का फल क्या है? रिस्क आइडेंटिफाइड। और फिर उस रिस्क को एड्रेस करने के लिए हमने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। ये प्रोसीजर आगे, अब मैं आपको बता रहा हूं दो तरह के स्टूडेंट। एक कहते हैं सर बताएं याद क्या करना है। मैं कहता हूं भाई ये प्रोसीजर याद करने हैं। अच्छा सर कब लिखने हैं? जब ये वाला रिस्क आए तो ये प्रोसीजर, जब अगले डब्बे वाला रिस्क आए तो अगले डब्बे वाले प्रोसीजर, जब अगले डब्बे रिस्क आए तो अगले डब्बे। वो स्टूडेंट फिर इस तरीके से याद करते रहते हैं, याद कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। किनका था ये? याद कर लेते हैं। ये किताब किनकी थी? तो ये वो याद करते रहते हैं। लेकिन सुनने प्रॉब्लम क्या होती है? देखिए बहुत अहम काम की बात बता रहा हूं, फिर इसके बाद शायद ये लेक्चर में ये बात ना हो किसी लेक्चर में। वो स्टूडेंट याद कर लेते हैं, एग्जाम में सम टाइम वो इंफॉर्मेशन थोड़ा चेंज, क्योंकि आपको पता है आई कैप कंसेप्ट सेम भी हो ना, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन सेम नहीं कभी देता, इंफॉर्मेशन चेंज होती है। तो वो याद करना, ये कौन से वाला रिस्क था, पता नहीं ये वाला था या ये वाला था, वो सही तरीके से अगर तो एज इट इज इंफॉर्मेशन के साथ क्वेश्चन आ जाए उसको टाइम कर लेते हैं, वरना कंफ्यूज हो जाते हैं। एक स्टूडेंट। दूसरा स्टूडेंट कौन सा है? ऐसा स्टूडेंट जो कि अपनी पहले याद नहीं करेगा, पहले अपनी जजमेंट की बेस पे डिसाइड करेगा इस सिचुएशन में ये प्रोसीजर परफॉर्म होने चाहिए। फिर उसके बाद देखेगा कि क्या मेरे जहन में जो आए हैं वही प्रोसीजर लिखे हैं। वो कभी कुछ एक दो सेम होंगे, कभी डिफरेंट होंगे, कभी हो सकता है बिल्कुल, लेकिन वो पढ़ के फिर समझ आ जाती है कि इस सिचुएशन में यही प्रोसीजर होना था। तो दो तरह के स्टूडेंट है, एक वो जो पहले जजमेंट बाद में रीडिंग, और दूसरे वो स्टूडेंट है जो पहले रीडिंग और फिर मेमोराइजेशन। वो सोचते ही नहीं है कि ये प्रोसीजर यहां पे क्यों आ रहा है। तो जो स्टूडेंट रटे वाले होते हैं उनके लिए ये अगर क्वेश्चन डिफरेंट हो जाए तो ये इंतहाई मुश्किल होता है, वो इंतहाई मुश्किल। और वो अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि सर मैंने ये लिखा है, उसने ये लिखा है, थोड़ा सा फर्क है, बताइए ये सही है कि गलत। क्योंकि वो जजमेंट की बेस पे, हालांकि कंसेप्ट प्रोसीजर सेम होता है, अल्फाज का फर्क होता है सिर्फ, लेकिन जो जजमेंट की बेस पे चलते हैं, खुद से सोचते हैं, पहले खुद से सोचते, देखिए खुद से सोचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि पहले शुरू में ना बड़ी रैंडम थॉट्स आती हैं। कोई भी चैप्टर में कोई कंसेप्ट आपको से रैंडम थॉट्स आती हैं तो बच्चे डर के कहते हैं सर हम कोई डिट्रैक ना हो जाए, इसलिए हम खुद से नहीं सोचते, हम जो आपने लिखा है किताब में वही याद कर लेते हैं। याद रखें बाकी के चैप्टर्स के लिए तो यही ठीक था कि पहले उस्ताद ने पढ़ाया, आपने बाद में किया। सिर्फ ये जो चैप्टर आपको बता रहा हूं, चैप्टर 10, इसमें मेरी सजेशन ये है कि आप अपनी जजमेंट की बेस पे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया करें। यानी जब कभी आपसे कहे ये रिस्क है, रिस्क मैं आपको आइडेंटिफाई करना सिखा दूंगा, वो मेरे साथ साथ ही चलें आप। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा ना इस रिस्क को एड्रेस करने के लिए प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करने हैं, तो मेरी सजेशन है आप रट्टा की बजाय जजमेंट को पहले अप्लाई करें, बाद में रीड कर लें, याद करना चाहें कुछ प्रोसीजर को याद भी कर ले। लेकिन इस चैप्टर में यानी कौन सा वाला जिसमें रिस्क या सिचुएशन वो बता देता है और हमसे कहता है इसमें प्रोसीजर बताओ, मेरा मशवरा यह है कि जजमेंट की बेस पे चले, जिंदगी आसान होगी। स्टार्ट में इसलिए बता रहा हूं ताकि पहले से ये ना हो कि आधे रास्ते में जाके याद भी कर लिया और बाद में फिर कह रहे हैं सर वो क्वेश्चन समझ नहीं आई थी कि वो ये पूछ रहा है, या और बाद में फिर अप्रोच चेंज हो, मुनासिब नहीं है। तो दो तरह के स्टूडेंट हमारे, एक वो जो रट्टा लगा के इस चैप्टर को तैयार करने की कोशिश करते हैं, वो प्रोसीजर को एज इट इज याद कर रहे होते हैं, उनके लिए भी मटेरियल मौजूद है हमारे पास, ठीक है। लेकिन दूसरे स्टूडेंट कौन से हैं जो अपनी जजमेंट की बेस पे, अपने कंसेप्ट, अपने नॉलेज की बेस पे सोचते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। जैसे ये एक मुश्किल पॉइंट था जो मैंने पूछा कि अगर 31 दिसंबर के बजाय 10 जनवरी पे चले जाए तो क्या होगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने जो फ्रेश स्टूडेंट है उनके जहन में अगर ये पॉइंट आ गया ना कि जी सर हम वो स्टार्ट आउट करके रिवर्स वर्किंग करके 31, तो उसका मतलब है वो उन्होंने एग्जाम का एक कम्प्लेक्स क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लिया, या कि आपने 2-3 दफा पूछा हुआ ये पॉइंट। तो मेरी आपका एडवाइस क्या है
जजमेंट की बेस पे। इस चैप्टर को सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाला चैप्टर में इसको बोलते हैं, ऑडिट प्रोसीजर वाला। इसको तैयार करने की दो अप्रोचेस हैं, रटा अप्रोच, जजमेंट अप्रोच। रटा अप्रोच मेहनत ज्यादा होगी, फायदा कम होगा, लेकिन ये होता है शुरू शुरू में इजी लगता है, जो लिखा बस ये याद करना है। जब खुद से जो जजमेंट अप्रोच होती है ना, उसमें शुरू में मेहनत ज्यादा लगती है, वो सोचना होता है अच्छा ये ऐसे नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं हो सकता। तो मेरी सेशन जजमेंट के साथ है, क्लियर? हाँ, वो जजमेंट सही है कि गलत, वो चेक करने के लिए बाद में पढ़ जरूर लें सोल्यूशन, और अगर कोई अच्छा पॉइंट है तो उसको अपने पास ऐड भी कर लें। जो हो सकता है पहले आपके जहन में ना आया, पढ़ा हो, आपको अच्छा लगा हो, उसे अपने नॉलेज में ऐड भी कर लें, लेकिन पहली कोशिश क्या करनी है? जजमेंट। तो मेरा मशवरा है सारे स्टूडेंट्स के लिए कि जब कभी ये ऑडिट प्रोसीजर वाला कोई भी क्वेश्चन हो तैयार करना ना, ये चैप्टर रिस्क असेसमेंट वाला, तो उसमें जब प्रोसीजर बताने हो पहले जजमेंट अप्लाई करें, फिर उसके बाद आप कंपेयर करें कि उसने सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है, कहां पे मैं सही हूं, कहां पे गलत। ये इंशाल्लाह आसान है, लेकिन अगर सिर्फ प्योरली रटा की तरफ जाएंगे, वो याद करना भी मुश्किल होगा, फिर उसको याद रखना भी मुश्किल होता है। चलिए आगे चलते हैं। फिर द कंपनी हैज सेट अप, यहां पे मोस्टली आइटम्स, फिर कह रहा है मोस्टली आइटम्स आर सोल्ड लोकली, हाउएवर द कंपनी आल्सो एक्सपोर्ट्स फ्यू हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मेनली टू मिडल ईस्ट एंड अफगानिस्तान। अब इसमें एक्सपोर्ट का लफ्ज होता है, मैं इसमें रिस्क क्या है? फॉरेन करेंसी का, क्योंकि फॉरेन करेंसी के रेट्स डेली बेसिस पे चेंज हो रहे होते हैं, तो वो सही रेट अप्लाई करना ये एक मुश्किल काम होता है। तो एक्सपोर्ट की जगह इंपोर्ट भी आ जाता ना, सेम रिस्क होता, इसमें भी रिस्क है। अच्छा, इसके प्रोसीजर क्या होगा आपके ख्याल में? फॉरेन करेंसी के में क्या होगा रिस्क आपके ख्याल में? क्या प्रोसीजर अप्लाई करेंगे इसको चेक करने के लिए? तो फॉरेन करेंसी में हाँ, रेट क्या करेंगे कि जिस दिन जैसे 25 तारीख को ट्रांजैक्शन हुई है, 25 तारीख का एक्सचेंज रेट क्या था। ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जो आपको पिछले कई सालों का रेट भी दे देती है, हमें तो सिर्फ एक साल का रेट चाहिए होगा। चलिए यहां तक समझ आ गया? देख रहे हैं कैसे गिवन इन्फॉर्मेशन से हम रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और रिस्क आइडेंटिफाई करने के साथ मैं सिर्फ एक प्रोसीजर आपसे पूछ रहा हूं। हालांकि एग्जाम में वो 3 प्रोसीजर कहता है क्यों आने चाहिए, लेकिन स्टार्ट है ना अभी, अगर डोर के सिरे तक पहुंच गए तो इसका मतलब है आगे मुझे पता है आप लेट लेंगे उसको। तो एक प्रोसीजर भी आपने सही बता दिया, इसका मतलब आपने मसला सही समझ लिया है और उसको आगे आप डील कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं मेजर रॉ मटेरियल आइटम आर प्रोड्यूस फ्रॉम लोकल मार्केट्स, हाउएवर फ्यू स्पेशलाइज्ड आइटम्स आर इंपोर्टेड डायरेक्टली बाय कंपनी। लेकिन इंपोर्ट भी आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक और मेरे जहन में आ गया। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता केस स्टडी का ही फायदा होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी ना फोकस हो जाती है। इंपोर्ट में भी सेम रिस्क है, एक्सपोर्ट में भी सेम रिस्क है, और प्रोसीजर भी इनका सेम होंगे, सेम है। क्या मुझे इनको अलग अलग डिस्कस करना चाहिए कि इकट्ठा कर देना चाहिए? इकट्ठा कर देना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन, एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको देता हूं। उसने बोला था कि डेटर्स, आपके कुछ डेटर्स हैं, पता चला लिक्विडेटर पॉइंट हो गया। क्वेश्चन था रिस्क असेसमेंट का, इंपैक्ट ऑन बोर्ड का नहीं। इंपैक्ट ऑन बोर्ड का तो हम ये देखते हैं उसने मिस स्टेटमेंट, उसने प्रोविजन रिकॉर्ड किया कि नहीं बराबर। रिस्क लिक्विडेटर पॉइंट हो गया, इसमें क्या रिस्क है? उसके पैसे नहीं आएंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट रिकॉर्ड करना पड़ेगी। एक आगे चल के अगले पैराग्राफ में उसने कहा कि डेटर के साथ डिस्प्यूट राइज हो गया, झगड़ा हो गया, डेटर बैंकरप्ट नहीं हुआ, हाँ झगड़ा हो गया, इसमें क्या रिस्क है? अच्छा बात, इसमें भी यही रिस्क है कि पैसे नहीं आएंगे। जब दोनों की वजह से इंफॉर्मेशन डिफरेंट है, रिस्क एक है, मुझे इनको इकट्ठा कर देना चाहिए या सोल्यूशन में अलग रिस्क और अलग प्रोसीजर होने चाहिए? इकट्ठा कर, क्योंकि रिस्क भी सेम है, प्रोसीजर भी सेम है कि हम देखेंगे उनसे कैश कितना रिसीव हुआ वगैरह वगैरह। इसमें सबसे अहम प्रोसीजर क्या है, गैस कीजिए। जब कभी डेटर के बैड होने का रिस्क हो, सबसे बड़ा, सबसे अहम, जिसे हम कहना चाहिए किंग प्रोसीजर, कंफर्मेशन लेटर, ये अच्छा प्रोसीजर जरूर है, किंग प्रोसीजर नहीं है। प्रोविजन फॉर बैड डेट रिकॉर्ड की है कि नहीं अप्रोप्रिएट, अच्छा प्रोसीजर जरूर है, किंग प्रोसीजर नहीं है। लिक्विडेटर से पूछना कि भैया कितने पैसे हमें मिल सकते हैं, अच्छा प्रोसीजर जरूर है, किंग प्रोसीजर नहीं है। आपको एक हिंट देता हूं, कैश इज किंग। ये रेंट के बाद उस डेटर से पैसे आए हैं कि नहीं, जितने पैसे आ गए हैं वो गुड है, और जितने नहीं आए वो बैड, उसकी प्रोविजन निकालना। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आपने सोचना है। आगे चलते हैं, फिर बता दूं, इंफॉर्मेशन है, हम क्या कर रहे हैं? 2 काम कर रहे हैं। नंबर 1, इस इंफॉर्मेशन से रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हैं। नंबर 2, उसको एड्रेस करने के लिए एक एक प्रोसीजर भी बता दें, इनफ है, मुझे समझ आ जाएगी, बच्चे अंडरस्टैंडिंग ठीक है आपकी। कह रहा है कंपनी सेल्स फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2009, ये साल है कि पिछला साल है? पिछला साल है। ये नीचे देखिएगा, जून 30, 2010 बोला उसने। अमाउंटेड रुपीज 500 मिलियन, व्हाइल द एक्सपेक्टेड टर्नओवर फॉर द ईयर एंडिंग जून 30, 2010 इज 750 मिलियन। इस साल 50 मिलियन है। अच्छा, आप बताइए जरा, एज ऑडिटर आपको इसमें से कोई रिस्क नजर आ रहा है कि नहीं? अब चले, बात चूंकि केस स्टडी की तरफ चली गई है, पहले मेरा रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट पढ़ाने का प्लान था, लेकिन मैं केस स्टडी के लिए आपको तैयार करना चाह रहा हूं। एज ऑडिटर ना, हमें हर जगह पे रिस्क नजर आता है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताऊं, एक दफा, मतलब जाहिर हमारी ट्रेनिंग इस तरीके से होती है, क्लाइंट की ट्रेनिंग इस तरीके से नहीं होती। मैं ब्रांच मैनेजर के पास, बैंक की ब्रांच थी, मेरा दूसरा तीसरा ऑडिट था, उसके पास बैठा। तो एक हमारा होता है प्रोसीजर, उसको हम प्रैक्टिकली बोलते हैं वेरिएंस एनालिसिस। उसमें करते क्या है,
इस साल की फिगर को पिछले साल की फिगर के साथ कंपेयर करते हैं और उसमें जो जितना अनयूजुअल चेंज या बड़ा चेंज आया हो ना, क्लाइंट से उसकी रीजन पूछते हैं। क्लाइंट से उसकी रीजन पूछते हैं। तो मैं क्लाइंट के पास बैठा हुआ, मेरे जिम्मे था एरिया प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी मैंने इनकम और एक्सपेंसेस का वेरिएंस एक्सपेंसेस का मैं पूछ रहा था, साथ साथ लिख रहा था। एक एक्सपेंस आया पिछले साल की निस्बत इस साल ज्यादा था, तो मैंने कहा भैया पिछले साल की निस्बत साल ज्यादा क्यों है? उन्होंने कहा सर वो असल में है ये कि जी पिछले साल एक्सपेंस जो था वो हमारी एक्टिविटी ज्यादा, आप देखें सर इस दफा हमारा रेवेन्यू ज्यादा है ना, तो हमें ज्यादा अकाउंट होल्डर्स को कॉन्टैक्ट करने के लिए विजिट करने पड़े थे, इस वजह से एक्सपेंस ज्यादा है। मैंने कहा ठीक है, क्या हमें यहाँ पे रुके, पहला सवाल, क्या पिछले साल की निस्बत इस साल एक्सपेंस ज्यादा हो हमें क्लाइंट से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? बिल्कुल करना, हमने किया। फिर देखते हैं रीजन प्लॉजिबल है कि नहीं, यानी एक मुनासिब रीजन है कि नहीं। आगे चले, पिछले साल की निस्बत इस साल एक्सपेंस कम था, मैंने उसको पूछा एक्सपेंस कम क्यों है? वो थोड़ा हैरान होकर मेरी तरफ देखने लग गया, कहने लगा सर ये रिपोर्ट अगर मेरे हेड ऑफिस है ना वो मुझे शाबाश दे, मेरे से सवाल जवाब ना करें कि शाबाश है तुम पे कि पिछले साल की निस्बत एक्सपेंस कम हुआ है। मैं कहता नहीं, हमारी ट्रेनिंग इसलिए नहीं, इस तरह नहीं करवाई जाती, हमें ये सिखाया जाता है अगर पिछले साल एक्सपेंस कम है ना तो ये ना सोचो कि एक्सपेंस कम हुआ होगा, ये सोचो एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुआ है। तो मुझे शक ये है कि यहाँ तो एक्सपेंस आपका हुआ है, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, या किसी और अकाउंट में क्लासीफाई कर दिया। उन्होंने कहा अच्छा हुआ, शाबाश सर जी, एक्सपेंस ज्यादा है वो तो बात समझ आती है, आपने इन्वेस्टिगेट किया, एक्सपेंस कम पे भी करेंगे? मैंने कहा जी करेंगे। उसने कहा अच्छा ठीक है सर, ये असल में हमने कुछ चीजें थी, इस दफा हमने अपनी प्रैक्टिस चेंज करी, जो भी उसने रीजन बताई मैंने नोट कर ली। आगे गए, अगला जो आइटम आया और सवाल पूछा ना वो गुस्सा ही कर गया। पहला आराम से बता दिया, दूसरे पे हैरान हुआ, तीसरे पे गुस्सा कर गया। तीसरा, जो पिछले साल एक्सपेंस था इस साल भी उतना ही था। और मैंने उससे पूछा इस साल एक्सपेंस उतना ही क्यों है? टकरे मारने वाला ना हो, कहता सर ज्यादा पे पूछ रहे हैं। मैंने बताया कम पे पूछने चले, ये भी कहते हैं इक्वल पे क्यों पूछ रहे हैं? तो मैंने कहा यार गौर से सुनेगा, रिस्क असेसमेंट में काम आएगा एग्जाम के स्टडी में। मैं कहा अगर तो एक्सपेंस चेंज नहीं होना चाहिए और चेंज नहीं है फिर तो ठीक है, लेकिन जहां पे एक्सपेंस चेंज होना चाहिए और ना हो वहां पे भी हमारा रिस्क है। वहां पे भी भाई तुम कह रहे थे सेल्स बढ़ी है इस दफा, तुम्हारा रेवेन्यू बढ़ा है तो ये एक्सपेंस भी तो बढ़ना चाहिए। अब फर्ज कीजिए मैं आपसे पूछता हूं, किसी जगह पेरोल ऑडिट करने के लिए जाए, पिछले साल का पेरोल एक्सपेंस भी उतना ही जितना इस साल का पेरोल एक्सपेंस है, रिस्क है कि नहीं इसमें? क्या रिस्क है भाई? इंक्रीमेंट नहीं हुए भाई, 10-50 बोनस वगैरह तो दिए जाते हैं, जितना पिछले साल का रेंट था उतना ही रेंट इस साल है, रिस्क है कि नहीं भाई? 10% तो हर जगह पे रेट बढ़ता है। तो याद रखिए हम एज ऑडिटर इंक्रीज में भी हमें रिस्क नजर आ रहा होता है, डिक्रीज में भी रिस्क नजर आ रहा होता है, और इक्वल में भी जहां पे चेंज होना चाहिए था वहां पे इक्वल हो उसमें भी रिस्क है। तो अब मुझे आप बताइए, अब आपको पहले शायद आपको इसमें रिस्क नजर ना आए, अकाउंटिंग में आपको ये सिखाया जाता है 500 से 750 बहुत अच्छी कंपनी है, ऑडिट में ये नहीं सिखाया जाता। ऑडिट में क्या सिखाया जाएगा? बताइए इसमें क्या रिस्क है? इसमें कोई रिस्क है? सेल्स ओवरस्टेटेड, शाबाश, सेल्स ओवरस्टेटेड। और अब मैं अब वो सवाल पूछना जिससे मुझे पता चलेगा कि क्या मैं केस स्टडी की बेसिक आपको समझा पाएगा नहीं, सिर्फ फ्रेश स्टूडेंट ने जवाब देना है जो पहली दफा ऑडिट पढ़ रहे हैं। ये तो आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर दिया, रिस्क क्या है? ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स का, एग्री कर रहे हैं साथ है मेरे? इससे रिलेटेड प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे? हाथ उठाइए और बताइए, हाथ आप पहली दफा पढ़े बताइए। शाबाश, बिल्कुल ठीक पहुंचे। उन्होंने कहा सर जो इस साल बड़ी बड़ी सेल हुई है ना उसका सैंपल सेलेक्ट करके देखेंगे डॉक्यूमेंट मौजूद है कि नहीं। उन्होंने डॉक्यूमेंट का लफ्ज बोला, मुझे बड़ा पसंद आया। डॉक्यूमेंट, जैसे डॉक्यूमेंट क्या होती है? सेल इनवॉइस, गुड डिस्पैच नोट वगैरह। अगर तो वो डॉक्यूमेंट मौजूद है इसका मतलब सेल सही है, और अगर नहीं है तो सेल, क्योंकि एज ऑडिटर आपके समझ में ये आना चाहिए कि इसने क्लाइंट ने सेल गलत रिकॉर्ड की होगी। ये नहीं आना चाहिए क्लाइंट कहेगा सर मैंने दिन रात कर दिया, आप उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। हम कहेंगे इल्जाम नहीं लगा रहे, हम सिर्फ जो आपने कहा है उसका एविडेंस ढूंढ रहे हैं। 750 वाली बात समझ आई? 50% खुद बताएं, अमूमी तौर पे 50% क्या सेल्स बढ़ती है ईयर टू ईयर बेसिस में? रिस्क है कि नहीं? आगे चले, कंपनी इज मेंटेनिंग स्टडी प्रॉफिट मार्जिन एट 10% व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू ड्यूरिंग द करंट ईयर। क्या 10% हम मेंटेन करते हैं? अच्छा, ये बेसिकली उसने मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट करने के लिए फिगर दिया है, क्योंकि इस क्वेश्चन अगर देखें ना इस साल उसने आपको प्रॉफिट नहीं दिया, मटेरियलिटी लेवल कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेल्स का 10% प्रॉफिट आ जाएगा, 75 उसका 5% लगाएंगे। अच्छा, फिर कंपनीज मेजर फाइनेंसिंग हैज बीन मेड थ्रू इक्विटी एंड वेरी स्मॉल डेट फाइनेंसिंग अरेंज मेनली फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो इसका मतलब बेंचमार्क भी आप प्रॉफिट ही सिलेक्ट करेंगे। अगर अच्छा यहाँ पे कह रहा है बहुत स्मॉल डेट फाइनेंस, ठीक है, इसका मतलब है इतना रिस्क नहीं है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपको कह दे कि एक लोन लिया है सिग्निफिकेंट अमाउंट का, क्या उसमें रिस्क होता? एक चीज आपको बता दूं, रिस्क हर जगह पे मौजूद है, आपने सिर्फ उसको वैल्यूएट करना है कौन सा रिस्क कम है कौन सा ज्यादा है, अपने सोल्यूशन में ज्यादा रिस्क इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, एक जगह में पढ़ा था, उसने कहा जैसे ही आप घर से बाहर कदम रखते हैं ना आपके मरने का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, वो एक कुछ और कंटेक्स्ट था लेकिन उसकी ये बात थी। लेकिन क्या घर में बैठे रहे तो मरने का रिस्क नहीं होता? रिस्क उधर भी है। तो रिस्क याद रखें हर जगह पे मौजूद है। केस स्टडी के अंदर जैसे जैसे आपकी रिस्क असेसमेंट रिफाइन होती जाएगी ना, शार्प होती जाएगी स्किल, आपको हर जगह पे रिस्क नजर आना शुरू हो जाएगा और आप इसी से परेशान हो जाएंगे। क्या कि सर इनमें से कौन से वाले रिस्क हम लिखें?
आपकी रिस्क असेसमेंट जितनी ज्यादा शार्प होगी, आपको केस स्टडी के अंदर उतने ज्यादा रिस्क नजर आना शुरू हो जाएंगे। जितने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ज्यादा होगी उतने रिस्क। अभी आपका प्रॉब्लम यह है सर, रिस्क पता नहीं चलता क्या है क्या नहीं है। शुरू में प्रॉब्लम ये होगा, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे रिस्क असेसमेंट में तो फिर आपका प्रॉब्लम बदल जाएगा। फिर क्या प्रॉब्लम होगा, सर ये भी रिस्क, ये भी रिस्क, ये भी रिस्क, कौन सा लिखूं? तो उसका जवाब क्या होगा, फिर बड़े वाला रिस्क लिखे, छोटे वाला रिस्क छोड़ दें। बहरहाल वापिस आए, यहां पे तो डेट फाइनेंसिंग छोटे वाला रिस्क है। अगर डेट फाइनेंसिंग की अमाउंट सिग्निफिकेंट होती, क्या रिस्क होता? कंपनी के हो सकता है लोन की डेट कोवेनेंट रिक्वायरमेंट पूरी ना कर सके। सबसे बड़ा ये मसला है कि कंडीशन पूरी ना कर सके, ठीक है। और प्रैक्टिस में ना एक प्रोसीजर था जो मैंने कभी परफॉर्म नहीं किया था, मैंने जाती तौर पे, कभी कभार इसमें क्लास में होती, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरी था। जब बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं फॉर्म में चल रही होती है, पता नहीं चलता ये काम क्यों हो रहा है, ये काम जब किताबें पढ़ते हैं फिर पता चलता है अच्छा ये स्टैंडर्ड रिक्वायर करते हैं, इस वजह से काम हो रहा है। तो एक था, जब कभी किसी से लोन लिया, लोन एग्रीमेंट जरूर पढ़ो। हम क्या करते थे, सिर्फ लोन एग्रीमेंट में एक चीज पढ़ते थे, कितनी अमाउंट का लोन लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वापस कब करना है। टर्म्स भी देखनी होती, टर्म्स मैंने कभी नहीं देखी थी वो, क्योंकि इंग्लिश में लिखी हो, वो हम मैथ के बंदे, काउंटिंग के बंदे हैं, वो नंबर से ज्यादा अच्छे लगते थे। वो देख लिया लोन की अमाउंट कितनी है, रीपेमेंट टर्म क्या है, रीपेमेंट टर्म हमें काम आती थी क्लासिफिकेशन में, करंट और नॉन करंट में। इंटरेस्ट ये हमारे काम आता था इंटरेस्ट एक्सपेंस को वेरीफाई करने में, सही रिकॉर्ड हुआ कि नहीं। कभी कभी हम जो सिक्योरिटी वाली क्लास होती थी वो भी पढ़ लेते थे। वो किस लिए पढ़ते थे, वो कोई काउंटिंग स्टैंडर्ड है मुझे पता नहीं कौन सा, लेकिन वो रिक्वायर करता है कि आपने जो सिक्योरिटी है वो डिस्क्लोज करें, शायद आईएएस 16 होगा प्रोबेबली, या जो भी है। लेकिन एक क्लास होती है डेट कोवेनेंट के, कौन कौन सी कंडीशन वायलेट हुई तो बैंक पैसे वापस मांग लेगा, वो जरूरी पढ़नी थी, वो आपने लाजमी पढ़नी अगर कभी मौका मिले। क्यों? क्योंकि अगर उनमें से किसी एक की भी वायलेशन हुई, लोन बैंक वापस मांग लेगा, उसको आपको नॉन करंट से करंट में क्लासिफाई करना पड़ेगा। और मसला यहां पे खत्म नहीं होता, मसला यहां से शुरू होता है कि जब करंट में आ गया तो वापस करने के लिए आपके पास क्या पैसे हैं, पैसे प्रोबेबली नहीं होंगे, होते तो लोन ही लेते। तो गोइंग, हाँ अगर किसी और बैंक, अगर कोई और बैंक लोन देने को तैयार है फिर तो आपका गोइंग कंसर्न का मसला रिजॉल्व हो गया। लेकिन अगर कोई और बैंक देने को तैयार नहीं है, गोइंग कंसर्न का मसला भी आ सकता है। तो याद रखिए, अगर कहीं डेट फाइनेंसिंग आ जाए ना क्वेश्चन में, क्या बैंक से लोन लिया है, उसमें भी रिस्क है। बैंक से लोन लिया रिस्क है, बिल्कुल रिस्क है। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज लॉन्च्ड न्यू लो कैलोरी प्रोडक्ट्स रेंज ईट लाइट इन कोलैबोरेशन विद यूएस बेस्ड कंपनी। इसमें बताइए रिस्क है कि नहीं, न्यू प्रोडक्ट। एक तो रिस्क ये है कि हमें देखना पड़ेगा क्या इस प्रोडक्ट की सेल एज एक्सपेक्टेड है। देखिए जब कभी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होती है ना, एग्जिस्ट उस रिस्क होता है उसके फ्लॉप होने का। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होती है, अगर फ्लॉप हो गई तो इन्वेंट्री को ऑब्सोलीट करना पड़ेगा। अच्छा अब ये ध्यान में रखें, अब मजे की बात सुने, एक इजी बात और एक वो बात जो आप हैरान हो जाएंगे। पहले अच्छा सुन ले, हैरान आगे सुन ले। फिर कंपेटिटर ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की जो कि हमारी प्रोडक्ट से इंप्रूव्ड वर्जन है, रिस्क है क्या, हमारी प्रोडक्ट की सेल कम हो जाएगी, स्टॉक ऑब्सोलीट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आगे सुने, हमारी ही कंपनी ने एक न्यू एंड इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च किया। अब इसमें भी रिस्क है क्या, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल इफेक्ट हो जाएगी। अब आप चूंकि सही जवाब दे रहे हैं इसलिए अब मैं आपको चैलेंज क्वेश्चन देने लगा हूं। आई कैप का, शायद ये सी फैप का क्वेश्चन था लेकिन पुराना था। पुराना सी फैप इज इक्वल टू न्यू कैप, ये इन शॉर्ट आपको बता रहा हूं एग्जामिनर की अप्रोच किया। इसलिए हम ना बाजू का वो सी फैप के क्वेश्चन क्या में लेके आते हैं, क्योंकि पता चल जाता है एग्जामिनर ने जो चीज पहले ट्रेंड चेंज करना होता है ना, वो पहले एमएस से फिर सी फैप फिर कैप में आता है। तो चूंकि हमें थोड़ा सा सी फैप पे क्या वो डाउट पेज खेल अंदाजा हो जाता है, तो वो फिर आपको पहले से बता देते हैं। सम टाइम वो टैग कर ले, सम टाइम नहीं भी करता, लेकिन एहतियातन बता देना बेहतर। सुने, अब मैं आपको इसमें एक नया लेसन भी छुपा है आपके लिए, वो नया लेसन आपको मैं बाद में बताऊंगा। पहले एक क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ईयर, ये लेसन जरूर आपने मुझे एंड में पूछना, लेसन क्या था नया। ड्यूरिंग द ईयर, फैक्ट्स कोर्स में दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करनी थी, इसीलिए बैंक से लोन लिया, सिग्निफिकेंट अमाउंट का लोन लिया और 2 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च की। इन 2 न्यू प्रोडक्ट्स के लिए एक फॉरेन कंपनी से लाइसेंस बाय किया, फ्रेंचाइज वगैरह का, कि तो वो प्रोडक्ट हम पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करें, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए नई मशीनरी भी खरीदी। अब जब हमें इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट देखी, पिछले साल फिक्स एसेट कम, इस साल फिक्स एसेट ज्यादा थे। पिछले साल इंटेंजिबल 0, इस साल इंटेंजिबल थे। पिछले साल लोन की अमाउंट कम थी, इस साल लोन की अमाउंट ज्यादा थी। पिछले साल की सेल्स उतनी ही, इस साल की सेल्स भी तकरीबन उतनी ही। रिस्क बता लिया वन बाय वन। कौन बताएगा? नए स्टूडेंट, सिर्फ नया स्टूडेंट। न्यू प्रोडक्ट फ्लॉप हो गई, इसका मतलब है रिस्क किस एरिया में है, इन्वेंट्री में रिस्क है कि ऑब्सोलीट हो गई होगी। शाबाश भाई, एग्री करते हैं ऐसे? शाबाश भाई, समझ आ गई। आगे चलें। ये भाई ने हाथ उठाया क्यों?
मशीन भी तो इम्पेयर्ड होंगी। शाबाश। सर आपकी प्रोडक्ट फ्लॉप हो गई तो क्या उस प्रोडक्ट के लिए जो मशीन खरीदी थी वो भी इम्पेयर्ड होगी कि नहीं होगी? खुद बताएं। वो भी इम्पेयर्ड होगी। तो दो रिस्क आ गए। एक रिस्क आ गया हमारा ऑब्सोलीट इन्वेंटरी का, और दूसरा एग्री करते हैं इम्पेयरमेंट भी होगी। शाबाश। और ऑब्सोलीट होने की वजह से लाइसेंस कैंसिल, कोई आइटम प्रोडक्ट ऑब्सोलीट होने की वजह से लाइसेंस कैंसिल नहीं होता। लाइसेंस कैंसिल होता है जब लोगों को नुकसान पहुंचे। लाइसेंस कैंसिल होता है जैसे सीफैब में उसने कहा आपने गाड़ी बनाई, उसकी ब्रेक सिस्टम फेल हो जाता है, उससे लोगों के एक्सीडेंट हो गए। लाइसेंस तब होता है। लाइसेंस तब कैंसिल होता है जैसे सीफैब में उसने बोला प्रॉपर्टी डेवलपर था, उसने प्लाजा बनाया, 5 प्लाजा बनाए, प्लाजा गिर गया, लोगों की जान जख्मी हो गए। लाइसेंस तब कैंसिल होता है। लाइसेंस तब कैंसिल होता है जैसे कैफ में उसने कहा रेस्टोरेंट था आपका और एक्सपायर्ड चीजें खिलाते रहे आप लोगों को, लोग बीमार हो गए हैं। लाइसेंस उस वक्त कैंसिल होगा, याद रखें, जब लोगों को नुकसान होगा। लाइसेंस उस वक्त कैंसिल होता है या रिस्क होता है जब प्रैक्टिकली वो खांसी का सिरप था, वो मजदूरों ने ज्यादा इस्तेमाल किया, वो नशे में शायद इस्तेमाल होता है, कोई देखा खांसी का सिरप ना नींद आती है तो वो नशे ही ना इस्तेमाल करते हैं उसको, वो अपना नशा डबल करने के लिए। तो उन्होंने डबल 4 गुना, उन्होंने कहा डबल में बड़ा मजा आता है, 4 गुना में कितना मजा आएगा, मर गए थे। अच्छा, और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई कि क्या इस बैच में ये जो सिरप था इसमें कोई नुकसानदेह चीज तो नहीं थी, कंपनी की सेल्स प्रोडक्ट की बंद हो गई थी। तो ऐसी जब लोगों की तब लाइसेंस कैंसिल होता है। सिंपल मार्केट में नया मॉडल हमने मोबाइल का निकाला, मार्केट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, ऑब्सोलीट हो, इसमें लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा। तो लाइसेंस कैंसिल का रिस्क नहीं है इसमें। अच्छा, मुझे हैरान किया तीसरा रिस्क जो आसान वाला था, इनटेंजिबल का। इनटेंजिबल भी तो वो इंपेयर हो गया। क्या इंपेयरमेंट लॉस सिर्फ टेंजिबल एसेट का होता है? लाइसेंस इंटेंजिबल। और फिर बैंक लोन है। अब लोन वापस करना भी प्रॉब्लम, जिस मकसद के लिए लिया था वो तो फ्लॉप हो गया। समझ रहे हैं? कितने स्टूडेंट को ये एग्जांपल इंटरेस्टिंग लगी, पसंद आई? इसी तरह की एग्जांपल्स की बेस पे वो केस स्टडी बनाता है। तो आपने इस टॉपिक को ना एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के तौर पे और अपनी जजमेंट की बेस पे इसको रट्टे की तरफ ना लेके जाइएगा। बहुत मुश्किल हो जाता है याद करना और याद रखना। पास्ट एक्सपीरियंस यही है। तो हम इस अटेम्प्ट में कोशिश क्या करेंगे, पहले मैं बच्चों को ऑप्शन दिया करता था, भाई जिसने रटा लगाना है उसके साथ कंफर्टेबल रटा लगाए, जिसने जजमेंट की बेस पे करना जजमेंट की बेस। लेकिन इस दफा थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। क्या मैं आपको ऑफिशियली रिकमेंड कर रहा हूं कि जजमेंट की तरफ जाएं, ज्यादा टॉपिक इसमें कर लें, बाद में रीडिंग जरूर करें क्योंकि हमें भी उसको ऐड कर लें। क्लियर होगा भाई? 5 मिनट आ जाए इस क्वेश्चन को, ये कम। अच्छा नहीं, दरमियान में छोड़ दूं क्वेश्चन, ऐसा तो कभी नहीं होगा। आगे चलते हैं। यानी आज चैप्टर 10 के 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव करवाने थे और आप चाह रहे हैं चैप्टर 9 भी कंप्लीट ना हो। An aggressive advertisement and publicity campaign was undertaken for launching this new product range, on which amount of approximately rupees 10 million was incurred. अब ये 10 मिलियन उसने पूछा मटेरियल है कि नहीं, बताए मटेरियल है कि नहीं भाई, है कि नहीं? नहीं है। मटेरियलिटी लेवल का 75 का 10% लिया, प्रॉफिट आया 7.5, उसका 5% लिया, तो मटेरियल है। फिर कह रहा है योर फर्म हैज बीन ऑडिटर ऑफ 5-star फूड्स इंटरनेशनल फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। बताइए इनिशियल ऑडिट रिकरिंग, तो इसमें तो रिस्क नहीं है ना। इनिशियल ऑडिट होता तो हम कहते हैं रिस्क है ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करना है, रिस्क है ओपनिंग बैलेंस, लेकिन अब रिस्क नहीं है। फिर कह रहा है यू हैव गैदर्ड अबव इंफॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग फॉर द ईयर एंडिंग June 30, 2010। ड्यूरिंग द ईयर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी वाज आल्सो चेंज्ड एंड देयर हैज बीन मेजर चेंज इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये मैनेजमेंट में ये रिस्क भी है और इसकी वजह से एंगेजमेंट लेटर भी हमें नया देना पड़ेगा। द न्यू मैनेजमेंट हैज रिक्वेस्टेड यू टू ब्रीफ देम ऑन सम की एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिट। ये भाई कुछ को समझ आए? अब सुन लें, चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया, चैप्टर 10 हमने शुरू नहीं किया, लेकिन आपको रीडिंग दे रहा हूं। रीडिंग क्या दे रहा हूं? रीडिंग। और इसी रीडिंग की बेस पे कल का क्विज होगा। रिस्क का राइज हुआ कि नहीं आपका? रिस्क इंक्रीज हुआ, क्या देने लगा हमारा? क्या? हाँ जी, ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है चैप्टर 10 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 और प्रीवियस एडिशन का बता दिया था, वो कौन सा था लर्निंग ऑब्जेक्टिव? 11 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4। यह है ऑडिट रिस्क एंड रिलेटेड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सिर्फ एक लफ्ज नहीं याद करना, एक लफ्ज नहीं याद करना, 3 सफ़े हैं। क्विज में सिर्फ मैं पूछूंगा भाई ये इंफॉर्मेशन है, इससे रिस्क राइज हो रहा है कि नहीं। 2 तरह के क्विज होंगे कल, और दबा के होंगे 2 तरह के क्वेश्चन होंगे कल के क्विज में। नंबर वन बताओ ये इंफॉर्मेशन है, इसमें से किस में रिस्क इंक्रीज हो रहा है, किस में नहीं। और नंबर 2 ये रिस्क है, बताओ इन 4 में से कौन सा प्रोसीजर इस रिस्क के लिए रेलिवेंट है। समझ रहे हैं भाई? इनके लिए याद करने की जरूरत तो नहीं है ना, तो याद नहीं करना। लेकिन अगर ये आपने क्विज कर लिया ना और ये पढ़ लिया, रिस्क असेसमेंट आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ऐसे नहीं, ऐसे बाएं हाथ का खेल हो जाएगा।
रिस्क भाई पढ़ के आएंगे। आज ऐसे नहीं जाने, आज वादा करके जाएंगे। आप वादा करते हैं ये रिस्क और प्रोसीजर वाला लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। हाथ उठा के वादा करें। हाइब्रिड वाले देख लो, हाइब्रिड वाले ने हाथ नहीं उठाया। शाबाश शाबाश, ये फ्रंट पे स्टूडेंट है, इन्होंने हाथ नहीं उठाया। हाँ शाबाश, हाथ उठा लिया, शाबाश। हाँ, अब साथ ये भी आई शपथ पढ़ के आना है। ये लाजमी आपकी सोच से ज्यादा है। मैं रोज पैसे नहीं ना आई शपथ कर, आपकी सोच से ज्यादा जरूर पढ़ के आना है। पढ़ के आएंगे इंशाल्लाह। आज ऑनलाइन वाले स्टूडेंट आई शपथ कर दिया, उन्होंने भी कर दिया। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।